अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे कि सदर मुमलिकत जो है वो हल्फ लेंगे, फिर जो केयर टेकर कैबिनेट है उसके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे। जो जो नाम सामने आए हैं, अब आपको लगता है कि ये नाम जो हैं, जो जो मिनिस्ट्री ने दी जाएगी, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये नाम जितने भी आए हैं अच्छे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल लोग हैं, लेकिन इनमें एक बात जो फैक्टर बड़ा कॉमन है वो ये कि ये 100% पाकिस्तान की जो मुख्तदर हल्के हैं जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनकी अप्रूवल से आए हैं। और इसमें जो वज़ीर आज़म है, जाहिर बात है उनकी मशावरत शामिल है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो कि कोई बहुत ज्यादा टेंटेड हो या किसी का कोई बहुत बैगेज हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बड़े ऑनरेबल लोग हैं, अपनी फील्ड में अपनी जगह पर सारों ने काम किया हुआ है। जैसे सरफराज बुख्ती साहब हैं तो वो बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और सेंसिटिविटीज को समझते हैं, ज़ीरक सियासतदान है। उनकी इंटरेक्शन बड़े हाई लेवल पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से भी रहा है, तो उनको दाखिला का कलमदान मिलना, वज़ारत दाखिला का कलमदान मिलना उसकी बड़ी अहमियत है और वो समझते हैं मामला को। इसी तरह जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के टू द यूएस, फिर फॉरेन सेक्रेटरी रहे, तो बहुत से मामला को बखूबी समझते हैं। इसी तरह फिर शमशाद अख्तर साहिबा हैं, वजारत खजाना को समझती हैं, गवर्नर स्टेट बैंक जो कि जाहिर बात है कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके लिए नई हो। इसी तरह जिन शख्सियात के नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो सारे ही बड़े ऑनरेबल लोग हैं और कोई इनमें ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि उसका वो इस लायक नहीं था या इस अहल नहीं था। जो जिस तरह गौर एजाज साहब का नाम आया, उनके पास जो वजारत होगी, वो एक कामयाब बिजनेसमैन है और एप्टमा के मामला को समझते हैं, इंडस्ट्रीज के मामला को समझते हैं। तो इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका कोई बैगेज हो, जो किसी सियासी जमात की तरफ बहुत हेविली टेंटेड हो। हाँ, ताल्लुकात सबके हैं, गौर एजाज साहब के बड़े देरीना ताल्लुकात हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब से, लेकिन वो उन्हें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है उनकी। वो ठीक है, बैकग्राउंड यानी कि हर एक नाम का बड़ा स्ट्रांग है। साथ रहेगा मुनीब। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके अलावा एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। किरण, आपका भी बेहद शुक्रिया। तलत साहब, आपकी जानिब पहले आती हूँ। सबसे पहले तो सर कमेंट प्लीज कीजिएगा, जो आज 18 अरकान हल्फ उठाएंगे। जी, जाहिर है अच्छा मौका है कि एक निगरान काबीना तो मुकम्मल हुई। तो पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल का मुकम्मल नहीं हो सकता, तो आज एक ही बल्क में उन्होंने तमाम काबीना अनाउंस कर दी जो गैर यकीनी की सूरत हाल को खत्म करने का बायस बनेगी। दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो एक्सपर्टीज के हवाले से बात अभी मुनीब फारूक कर रहे थे, वो दुरुस्त बात है कि हर शख्स को उसके शोबे की एक्सपर्टीज के हवाले से ही चुना गया है और कुछ ऐसी शख्सियात नहीं है जिनके बारे में आपको पता ना हो कि ये कहाँ से आए हैं, चाहे वो उमर सैफ हो, चाहे वो डॉक्टर शमशाद हो, मुद्दा सुलंगी हो, तारड़ साहब हो, गौहर एजाज हो, बुख्ती साहब हो। ये तमाम लोग हैं जो अपने शोबे में या उस शोबे से मुतल्लक काम करते रहे हैं। तो एक्सपर्टीज के हवाले से तो आपको लगता है कि चुनाव ठीक है। अब इस काबीना का मुश्तरका वजन कैसा होगा और इससे तवक्कुआत क्या वाबस्ता है। देखिए, ये कैबिनेट ऑफ ऑल टैलेंट तो उन्होंने इकट्ठी कर ली है, लेकिन ये याद रहे ये निगरान काबीना है, हुक्मरान काबीना नहीं है। जी। इसका इम्तिहान हुक्मरानी के जाविये से नहीं होगा, इंतखाबात की निगरानी के जाविये से होगा। तो मुझे फिलहाल तो लगता ये है कि जो 6 माह या 4 माह या 2 माह डिपेंडिंग ऑन के कोर्ट्स के फैसले क्या आते हैं, ये हुक्मरानी के जाविये से काबीना ज्यादा चुनी गई है निगरानी की निस्बत। अब देखना यह है कि हुक्मरानी के फराइज कितने सर अंजाम देते हैं और निगरानी के कितने, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये फर्क जहन में रखना चाहिए कि अपने शोबे से मुतल्लक होना, कॉम्पिटेंस होना मिनिस्ट्री के हवाले से वो दुरुस्त बात है, लेकिन इनका काम गवर्न करना नहीं होगा लॉन्ग टर्म बेसिस पर। इंतखाबात की निगरानी करनी होगी। इनका इम्तिहान और इनके इम्तिहान के नताइज उस इंतखाबात के नताइज से जुड़े हुए हैं जो इन्होंने करवाने हैं। सही है, ठीक है। तलत साहब साथ रहेगा। किरण, आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि तलत साहब कह रहे हैं कि निगरान काबीना है, ये हुक्मरान काबीना नहीं है, ये जहन में रखना है। ऑल्दो इस काबीना को बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जो इतने सारे दिनों के बाद हमारे सामने ये
8वें निगरान वजीर आजम और उनकी कैबिनेट के नाम सामने आए हैं, तो वो कंफ्यूजन भी सारी की सारी यही थी कि एक पर्सपेक्टिव है कि शायद इन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है, और लॉन्ग टर्म के हवाले से अगर ये हम तमाम चेहरे देखते हैं, तमाम लोग देखते हैं तो ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन काम किया हुआ है और अब ये संभालेंगे मामला। अच्छा, जो तलत साहब बात कर रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि गो के ये निगरान सेटअप है, लेकिन उससे पहले आपने देखा था कि वो जो मर्दमशुमारी वाला मामला था वो पहले हुआ कि जी उससे हमने आगे इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन अब इसमें जो नई डेवलपमेंट है, नई अपडेट है, वो ये है कि जैसा कि हमने देखा है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अब चली गई है दरखास्त। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाता है तो फिर तो 90 डेज के लिए ये निगरान सेटअप बाउंड होगा कि ये उसी में ही इलेक्शन करवाए, और इसके साथ साथ पार्टीज के अपने अंदर भी ये डिस्कशंस मौजूद हैं कि जो हमने वो तौसीक कर दी, जो हमने फैसला कर दिया वो शायद सही नहीं हुआ है। फैसल करीम कुंडी साहब भी मेरे अपने ही प्रोग्राम में आकर के बात कह चुके हैं कि वो जो हमने इसकी हमने मंजूरी नहीं दी, हमने इसकी तौसीक नहीं की, या इसके अलावा जो दो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जो दो लोग बैठे थे, यानी कि जो वजीर आला पंजाब और वजीर आला केपी के बैठे थे, तो वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, तो वो किस हैसियत में यहाँ पर बैठे थे। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि अब इसका फैसला करेंगे कि ये जो कैबिनेट है, जो इतनी कॉम्पिटेंट कैबिनेट उठाई गई है, ये कैबिनेट 6 महीने के लिए चलेगी या फिर 3 महीने के अंदर अंदर इनको डे टू डे अफेयर देखकर और डे टू डे अफेयर के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शंस करवाने हैं उसकी निगरानी करनी है, और फिर उसके बाद नताइज के बाद इन्होंने अलग हो जाना है और फिर जो नई हुकूमत आएगी उसको मामलात सौंप देने हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखना होगा कि कुछ नाम यहाँ पर ऐसे हैं जैसे कि सरफराज बुट्टी साहब हैं, वो साबिक वजीर दाखिला रहे हैं, इसके अलावा दीगर कुछ और लोग हैं। ये देखना होगा कि जो दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से क्या इनके ऊपर भी तो इल्जामात की बारिश नहीं हो जाती, इनके ऊपर भी तो क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, क्योंकि इससे पहले भी जो हमारी निगरान सेटअप बनते रहे हैं उस पर सवालात उठाए जाते रहे। हर जीतने वाली जमात जो है वो इनको हैट्स ऑफ करती है कि आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन जो हारने वाली जमात होती है वो पूरे 5 साल इन्हीं के ऊपर सारा बर्डन डालती है। तो उन्होंने ये बर्डन भी बर्दाश्त करना है, ऑब्वियसली जो ये मईशत वाला बर्डन है वो भी बर्दाश्त करना है, और फिर उसके साथ साथ आपने इलेक्शंस की तरफ जाना है, और ये देखना होगा कि ये इलेक्शंस 90 डेज में हो रहे हैं या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उड़ा के रख देती है तो फिर तो 90 डेज में होने, अदरवाइज की फिर फरवरी मार्च तक जाएंगे, तो वहां तक इन्होंने इस सारे मामले को केटर करना होगा। ठीक है, इरफान अशरफ साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर यही सवाल मेरा आपसे है, क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तक जो नाम सामने आए हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट नाम हैं, और उनमें से मैं बाकी लोगों की तरफ भी आऊँगा, लेकिन एक नाम जो मेरी नज़र से गुजरा मिसाल मलिक साहिबा का, जिनको इंसानी हुकूक की वजारत दी गई है, तो आप इसको इस वजह से ये बहुत अहमियत का हामिल है कि मिसाल मलिक बुनियादी तौर पे वो खातून हैं जिनके शौहर इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों के अंदर हैं, और उनके ऊपर वहाँ बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन उनके साथ हो रही है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इस सिनेरियो में अगर देखा जाए कि एक इंसान जो बजाते खुद विक्टिम है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, उसको आपने फेडरल कैबिनेट के अंदर जगह दी। दो बड़े अच्छे मैसेज हैं इससे। एक तो ये कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया गया है निगरान काबीना के अंदर, और दूसरा ये कि वो क्योंकि खुद उसकी विक्टिम है तो उसकी वजह से डेफिनेटली वो ह्यूमन राइट्स के लिए ओवरऑल पाकिस्तान में भी और जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसको दुनिया के सामने लाने में एक बड़ा बेहतरीन इंतखाब है। इसके बाद अगर हम आएँ इसके ऊपर, जैसे आप लोग भी बात कर रहे थे कि क्या ये जो इस वक्त ढांचा सामने आ रहा है ये हमें 3 माह के लिए नज़र आ रहा है या 6 माह के लिए नज़र आ रहा है या उससे भी कोई ज़्यादा की बात है, तो मैं इसको जो देख रहा हूँ इसमें जो लोग इस वक्त शामिल हैं और चंद लोग जो अभी शामिल होने हैं, ये चंद नाम तो वो हैं जो अभी तक आप लोगों के सामने आ चुके हैं और कुछ लोग अभी इस कैबिनेट के अंदर होंगे। अभी 18 लोगों की आज जो टेकिंग हो रही है, उसके अलावा इसमें अभी तक जो एडवाइजर्स इसके अंदर आने, और मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अभी बवक्त ज़रूरत इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। और टारगेट क्या है बेसिकली, क्योंकि एक तो इसमें आप जलील अब्बास जिलानी साहब को देख रही हैं, फॉरेन ऑफिस के हवाले से उनका जो एक्सपीरियंस है, बिंग एम्बेसडर वो भी है, सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस भी रह चुके हुए हैं, वो उनका एक अपना बड़ा एक्सपीरियंस है। इसी तरह सरफराज बुट्टी जो हैं, ये बुनियादी तौर पे एक फुल फ्लेज पॉलिटिशियन है, बेसिकली बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका बतौर वफाकी वजीर दाखिला आ जाना, इसको भी आप ये रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सरफराज बुट्टी को ये पता हो कि 3 माह बाद इलेक्शन होने हैं तो वो कभी भी, जहाँ मैं उनको जानता हूँ जितना, वो फेडरल में एज ए केयर टेकर
इंटीरियम मिनिस्टर ना आते, तो इट मींस के ये चीजें जो हैं ये थोड़ी सी एक लॉन्ग टर्म है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो नाम है और जो ऑब्जेक्टिव इन्हें मिनिस्ट्री दी गई है उस पर फिर ये सवाल उठ सकता है कि आया ये 3 माह के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए है।